Hello friends, welcome back to my channel at the rate Biomed. आज की वीडियो का टॉपिक पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही टाइप है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सो फोटोसिंथेसिस के आखिरी फेजेस पे हम आ गए हैं। तो ये टॉपिक है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अफेक्ट होता है। ठीक है, सो दिस डिपेंड्स अपॉन दिस लॉ। साइंटिस्ट जो है ब्लैकमैन्स, उन्होंने जो है ये लॉ दिया है, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट forget to like, share and subscribe my channel. चलिए डिस्कस करते हैं अभी कि क्या ये लॉ है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम लिमिटिंग फैक्टर्स मानते हैं। Blackman's law of limiting factor states that when a biochemical process depends upon a number of factors, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो सभी पे डिपेंड करती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जैसे कि लाइट चाहिए, जैसे कि वाटर चाहिए। ठीक है, जैसे कि तो ये सब तो बाहर से आ रहा है। इसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर कम है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इफेक्ट तो होगी। सो ब्लैकमैन लॉ क्या कहती है कि बायोकेमिकल प्रोसेस अगर किसी बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड कर रही है तो उसका रेट या उसकी स्पीड डिपेंड करेगी सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट वाले फैक्टर के या सबसे स्लोएस्ट पेस वाले फैक्टर के। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर कौन बन जाएगा उस प्रोसेस के लिए, जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा या फिर जिसका सबसे कम स्पीड होगी, सबसे कम अवेलेबिलिटी होगी। सो according to this law, when some biochemical process depend on the number of factors such as photosynthesis, its rate is limited by the, यानी उसकी स्पीड जो है वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी by the pace of the slowest factor or the factor which is present in the minimum quantity. ठीक है, अब ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहले फेज डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे ये सब एक्चुअली क्या है। ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस की स्पीड। आप देख सकते हैं लाइट के लिए इन्होंने ये दे रखा है। देखिए, लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, सो इट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है। तो लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा। बट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट टू डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर्स। ठीक है, सो इट स्टार्ट टू, क्योंकि लाइट का एक सैचुरेशन फेस आ जाता है कि लाइट जो है वो अगर इतनी अमाउंट में हमें मिल रही है, उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वाटर अवेलेबिलिटी, इन सब पे डिपेंड करना शुरू करता है। तो लाइट इंटेंसिटी के साथ तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो नंबर वन, हम शुरू करेंगे बात एक्सटर्नल फैक्टर से, जो लिमिटिंग फैक्टर है नंबर वन, हाउ इट इफेक्ट लाइट। अगर हम बात करें, सो फोटोसिंथेसिस फुली डिपेंड अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। उसका एक फेज भी पूरा लाइट डिपेंडेंट ही होता है। तो कितनी देर प्लांट का एक्सपोजर हुआ, कितना ड्यूरेशन रहा, इट डिपेंड्स अपॉन। कुछ प्लांट्स तो फ्लावरिंग भी तभी करते हैं जब उन्हें 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट पीरियड मिल गया। अभी तो हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, तो वो फोटो पीरियोडिज्म में आ जाता है। तो लाइट इंटेंसिटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो आफ्टर 10%, मतलब 10% ऑफ फुल सनलाइट सैचुरेशन टेक्स प्लेस, मतलब जब तक 10% ऑफ सनलाइट मिल गई, यानी 10% पूरी प्रोसेस का 10% जो है वो सनलाइट मिल जाती है, अगर वो मिल गई तो फिर आ जाता है सैचुरेशन। फिर लाइट इंटेंसिटी से इनका डिपेंडेंसी हट जाती है। लाइट बियॉन्ड दिस पॉइंट, अगर इसे ज़्यादा लाइट मिलने लग जाए तो क्या होने लग जाएगा, तो होने लग जाएगा फोटो इनहिबिशन। ये एक अलग प्रोसेस है। और फोटो ऑक्सीडेशन, नाउ व्हाट इज दिस। देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये वहीं से थोड़ा सा लिंक है। फोटो इनहिबिशन क्या है, अगर हमें लाइट इंटेंसिटी मिल रही है, जैसे सनफ्लेक्सेस पड़ रहे हैं, वो अगर आपके जो सनरेज पड़ रही हैं वो हायर वेवलेंथ, मतलब अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी की पड़ रही हैं, मतलब लोअर वेवलेंथ की पड़ रही हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ रही हैं, तो क्या होगा, वो फार रेड
जो लाइट है, जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए, फार रेड 680 to 700 नैनोमीटर की जो चाहिए, उसको ज़्यादा एनर्जाइज करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा एनर्जी वाली हमें फार रेड या उससे भी ज़्यादा उससे कम वेवलेंथ की सनलाइट भी अगर मिलने लग गई तो क्या होगा? तो अगर कम वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, ठीक है, और ज़्यादा देर तक मिल रही है फार रेड को, तो वो उसको ज़्यादा एनर्जाइज कर देंगी। अगर फार रेड में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी दे देंगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंटेंसिटी से अगर आपको याद हो, ये वाला फिनोमेना मैंने ये बताया भी था कि रेड वेवलेंथ चुनी क्यों जाती है। रेड वेवलेंथ ज़्यादा चुनी जाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि रेड वेवलेंथ जो होती है वो हाइयर वेवलेंथ है, लेकिन उस वेवलेंथ में एनर्जी कम है। और इस वजह से हायर वेवलेंथ होने के बाद भी अगर एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को वो धीरे से एक्साइट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा एनर्जी लूज करके, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। जितना ज़्यादा टाइम लेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास, जो प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं और जो मोबाइल एक्सेप्टर्स हैं, उनके पास टाइम रहेगा। जो यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर्स होते हैं और मोबाइल एक्सेप्टर होते हैं, उनके पास टाइम रहेगा कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जो लूज़ हो रही है उसको फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट कर सकें या फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। लेकिन अगर फार रेड जो लाइट है, सन लाइट उससे ज़्यादा एनर्जी उसको दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को भी उतनी ही एनर्जी देंगे, और उस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हाईली एक्साइटेड हो जाएंगे, जल्दी एक्साइट होंगे और जल्दी ही नीचे आएंगे। और आपके जो एक्सेप्टर्स होते हैं, मोबाइल एक्सेप्टर्स और प्राइमरी एक्सेप्टर, उनके पास इतनी टाइम ही नहीं रहेगा दैट दे कैन यूटिलाइज दिस दिस एनर्जी, दिस लूजिंग एनर्जी इनटू फोटोसिंथेसिस। वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो वो फोटो इनहिबिशन हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस अपने आप ही, उसका फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा। देन फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? फोटो ऑक्सीडेशन होता है व्हेन देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, जब ये हाई सनलाइट मोर देन 10% मिलने लग जाती है, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जाइज्ड सनलाइट हो जाती है। एंड दैट एनर्जाइज्ड सनलाइट जो होती है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को क्योंकि वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर जब वो पड़ रही होती है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जितनी चाहिए होती है, जैसे 680 to 700 चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए इतनी तो नहीं पड़ रही है, इससे ज़्यादा ही पड़ रही है, तो वो रिएक्शन सेंटर पे तो जाएगी ही नहीं, वो जाएगी आपके एंटीना मॉलिक्यूल पे, एक्सेसरी मॉलिक्यूल पे। अगर रिएक्शन सेंटर पे रहेगी भी तो वो उनको हाईली एनर्जाइज कर देगी। ऐसे अगर हम बोले ऐसे एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये जो एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, क्या बना देंगे? ऑक्सीजन जो यहाँ से रिलीज़ हुआ था, ऑक्सीजन यहीं से तो क्लोरोफिल 680 से तो रिलीज़ होता है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो आपका इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा O2-। दिस इज नोन एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हार्म कर सकते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और साथ ही साथ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही तो है। अगर इनसे ऑक्सीजन रिएक्ट करने लग गया तो वो क्या कर देगा? इनके फंक्शन को ही तो ख़राब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। सो ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखते हैं हमने, हैंस डिक्रीज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो 10% ऑफ होल सनलाइट मिलने के बाद फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसिटी नहीं है। उसके बाद आता है सेचुरेशन फेज। उसके बाद या तो फोटो इनहिबिशन होता है, या ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट मिल जाती है और फोटोसिंथेसिस लगभग रेट कम हो जाता है, या फोटो ऑक्सीडेशन होने शुरू हो जाता है। अच्छा, फोटो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए भी हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, इनका काम ही यही है कि ये फोटो ऑक्सीडेशन को रोके। जेंथोफिल जो है, एक आपका होता है जियाजेंथिन। जियाजेंथिन क्या करता है? यही काम करता है। जियाजेंथिन जो है वो फोटो ऑक्सीडेशन को रोकता है, वो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ और उस टाइम पे रोक लेता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। ठीक है, सो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कौन है? कैरोटीन और जेंथोफिल। अब सेकंड पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। मतलब अगर कम होगी तो भी, अगर हम बात करें लाइट इंटेंसिटी कम रहती है तो भी लो लाइट इंटेंसिटी में जो है काम C3 प्लांट लो लाइट इंटेंसिटी में भी काम अच्छे से कर लेते हैं।
ठीक है। C3 प्लांट अगर हम बात करें, अच्छी C3 प्लांट जो है रोबिस्को एंजाइम जो है वो इससे लो लाइट इंटेंसिटी में भी अच्छे से काम करती है। जैसे जैसे अगर हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो भी C3 प्लांट और C4 प्लांट और कैम प्लांट अच्छे से काम करते हैं। लेकिन 10% ऑफ फुल सेल लाइट के बाद ये फोटो इनिबिशन या फोटो ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी रेट जो है वो आपका सेचुरेशन पे आ जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो रुक जाएगी, इनिबिशन हो जाएगा। देन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर कम होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन लो लाइट कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन जो है वो कम होती है। अगर वो कम होगी तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो C3 प्लांट तो फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे। C4 प्लांट भी लो लाइट इंटेंसिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो लो लाइट कंडीशन नाइदर C3 नॉर एंड C4 रिस्पॉन्ड टू CO2। CO2 में वेरी लो लाइट कंडीशन के अंदर जो है CO2 को रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन कम ही रहती है। मैंने कहा ना लो लाइट होगी तो भी C3 थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, क्योंकि वो तो ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन हाई लाइट इंटेंसिटी में दोनों ही जो है CO2 कंसंट्रेशन, जैसे जैसे CO2 तो लो लाइट कंसंट्रेशन में C3 C4 CO2 की कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। हाई लाइट कंडीशन में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम को वो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन भी तभी इम्प्रूव होती है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जी, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टेम्परेचर कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपके C3 C4 और कैम को बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करता है। एक बार हम यहाँ से थोड़ा इसको क्लियर कर। सो पहले लिख लेती हूँ वैसे ये चीज़ है, टेम्परेचर बिलो 25, अगर कम टेम्परेचर रहता है, ठीक है, अगर बिलो 25 है तो जो आपके C3 साइकिल है उसकी हायर यील्ड रहती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, तो इस केस में फोटो रेस्पायरेशन भी वो करने लगते हैं, तो उनकी यील्ड जो है वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है। और ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर आप बात करें 30-35 डिग्री सेल्सियस पे C3 की यील्ड बहुत कम होती है, और C4 की बात करें तो अबव 35 पे काम करते हैं, अबव 30 to 35 काम करते हैं, ठीक है। और उनकी जो यील्ड होती है वो कंपैरेटिवली अगर हम C3 की बात करें तो वैसे यील्ड कम, ATP जो है अगर हम बात करें तो ATP तो कम ही बनाते, ATP जो है इनको ज़्यादा नेसेसिटी होती है, 5 ATP चाहिए इनको, 2 ATP ही चाहिए एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो अगर ATP की यील्ड की बात करें टेम्परेचर के हिसाब से, फोटो रेस्पिरेशन ना होने की वजह से इनकी यील्ड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इनकी यील्ड इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इनके पास फोटो रेस्पिरेशन जैसा कोई भी मोड इनहिबिशन नहीं है। कैम पाथवे जो है वो, और दूसरा ये है कि वाटर लॉस से बचाते हैं, यानी इस टाइम पे भी वो वाटर लॉस जो है वो नहीं होने दे रहे हैं। अगर वाटर लॉस जो है उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, बट कैम पाथवे जो है वो सक्यूलेंट्स के लिए सबसे अच्छा मोड है टू प्रिवेंट द वाटर लॉस एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। और C4 प्लांट की अगर हम एक और खासियत बात करें कि वो नाइट्रोजीनियस सोर्सेज अगर कम है तो भी वो अच्छे से ग्रो करते हैं C4 प्लांट, क्योंकि वो खुद भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। C3 प्लांट सक्यूलेंट प्लांट के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, जबकि C4 प्लांट में है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में भी ग्रो कर लेंगे। तो ऐसी कुछ डिफरेंसेस इनके अंदर भी आते हैं। अब टेम्परेचर से रिलेटेड डिपेंडेंट थे, इसलिए डिफरेंसेस थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब मैं एक बार टेम्परेचर पे आती हूँ। हायर द टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमल विल डिस्ट्रॉय, ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद द एंजाइम्स, यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, रोबिस्को, राइट, साथ ही साथ पेप्को, ठीक है। या और हमने अभी मैलेट भी पढ़ी थी, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, NADPH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे मोबाइल कैरियर हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी है कि इनकी शेप डिस्टॉर्ट होगी। अगर इनकी शेप ख़राब हुई तो क्या ये अपने दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा, मतलब बियॉन्ड ऑप्टिमल लिमिट, ऑप्टिमम ठीक है, ऑप्टिमम यही है इनका 25-35 यही ऑप्टिमम है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो एंजाइम डिस्टॉर्ट हो जाएंगी और फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो ख़राब होगा, रेट ख़राब होगा या ख़त्म होगा। अब इंटरनल फैक्टर पे आते हैं। अच्छा, एक फैक्टर रह गया भाई, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो डिपेंड होती है कि स्टोमेटा कब ओपन होंगे।
ठीक है। वाटर जितना मतलब वाटर जो है वो आपको वाटर जो है प्लांट्स को चाहिए, और वो अवेलेबल होगा तभी तो वाटर अवेलेबल होगा, तभी तो रिड्यूसिंग सोर्स अवेलेबल होगा H2NO2, राइट। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो कहाँ से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो रिड्यूसिंग सोर्स यही है। तो वाटर अवेलेबिलिटी इज नेसेसिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच स्टोमेटा ओपन्स। जितना स्टोमेटा ओपन होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए, उतना ही वाटर वहाँ से जो है बाहर भी निकलेगा, उतना ही ट्रांसपिरेशन रेट भी उनका रहेगा, और उतना ही अवेलेबिलिटी प्लांट के अंदर रहेगी। ये प्लांट के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर। अगर वाटर कम रह जाता है या कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्लांट की विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। विल्टिंग से क्या होता है, जो प्लांट के अंदर जो ज़्यादातर टिश्यूज़ हैं उनके अंदर पानी भरा हुआ है, इसी हिसाब से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर विल्टिंग होगी तो वो श्रिंक हो जाएंगे, और अगर श्रिंक हो जाएंगे तो फोटोसिंथेटिक एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से अपने आप ही फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। देन इंटरनल फैक्टर क्या है, एक तो है लीफ एनाटमी। अगर क्रैंक्स एनाटमी होती है तो वो फोटोसिंथेटिकली मोर एक्टिव होती है, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन एक दुखद बात क्या है कि क्रैंक्स एनाटमी और कैम एनाटमी दोनों के दोनों ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं C3 से, लेकिन इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा यानी ATP इतने ज़्यादा लग जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। क्योंकि आप देखिए क्रैंक्स एनाटमी में स्पैटियल डिफरेंस है, एक जगह फोटोसिंथेसिस चल रहा है, दूसरी जगह फोटोसिंथेसिस चल रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। साथ ही साथ कैम में क्या है, टेम्पोरल डिफरेंस है। टेम्पोरल डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि रात को चल रहा है, सुबह चल रहा है फोटोसिंथेसिस, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना आ जाता है कि इनकी फोटोसिंथेटिक यील्ड अपने आप ही C3 से कम हो जाती है। बट दे आर मोर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। एक टाइम जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उस टाइम ज़्यादा ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। देन एज ऑफ लीफ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद मेच्योरिटी। जितनी मेच्योरिटी होगी उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। देन कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है अगर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी ट्रैप करेंगे, ज़्यादा सनलाइट ट्रैप करेंगे, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है गैसेस एक्सचेंज होगा, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होगी, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हम देखें तो। अब ये आपके क्या हुए, लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स, सो ये आपके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। डार्क लिमिटेड फेस, ठीक है, जो डार्क फेस, ये लाइट फेस है वो हमारा यहाँ तक होता है, और ये आपका डार्क फेस है। डार्क फेस के लिए कितना वो चाहिए, अगर ये इन्होंने लिखा हुआ डार्क लिमिटेड फेस यानी लाइट इंटेंसिटी 10% चाहिए थी, उसके बाद जो था वो डार्क फेस था। डार्क फेस के लिए कितना चाहिए, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका इनएफिशिएंट है तो डार्क लिमिटेड फेस कितनी देर तक फोटोसिंथेसिस को टिकाए रखेगा, नहीं। लेकिन अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है और एक्सेस ऑफ CO2 है तो डार्क लिमिटेड फेस जो है आपका इतना चल जाएगा, फोटोसिंथेसिस रेट आपका सही चलता रहेगा। फिर आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं C4 की, ये हम बात कर रहे हैं आपके C3 की, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने अलग अलग दे रखा है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट CO2 है तो आपकी फोटोसिंथेसिस बहुत ही जल्दी, यानी लाइट तो है लेकिन CO2 कम है, तो फिर वो जल्दी ही आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका जल्दी ही फोटोसिंथेटिक रेट आपका कम ही रहेगा, जल्दी सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि कितना ही लाइट फिक्स करेगी CO2 को, CO2 तो है ऑलरेडी कम है, ठीक है। सो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, जैसे ये C3 की साइकिल दिखा रही है 20 to 25, बस इतना ही टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, और ये 30 to 35 C4 इतना बियर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट एनाटमी ऑफ द प्लांट ऑल्सो ऑन लाइट फेसेस एंड डार्क फेस, ठीक है। 10% लाइट फेस चाहिए था, फिर उसके बाद डार्क फेस चाहिए। सो ये इतना दे रखा है आपको इस तरह से। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अगली हम ज़रूर बात करेंगे अगले उसमें फोटो रेस्पिरेशन की। थैंक यू।